Hello students, this is the video of class 9th biology and today I am going to discuss about some multiple choice questions taken from chapter 1, which is cell, fundamental unit of life. So the first question is, in which year Robert Hooke discovered the cell? रॉबर्ट हुक ने कौन से ईयर में सेल को डिस्कवर किया था? बेसिकली आपको बताना है कि विच ईयर इज़ द इन विच ईयर द सेल वाज डिस्कवर्ड. ओके, सो ऑप्शंस आर 1666, 1667, 1665 and 1668. So you have studied that the Robert Hooke discovered the cell in the year of 1665. So very important date it is, and you have to keep this in your mind so that it will help in your examination. Robert Hooke discovered the cell for the first time in the year of 1665. Okay, let's see the next question. Next question देखते हैं. On the basis of nuclear organization, how many types of cells are there? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर सेल को कितने टाइप में बताया गया है? 1, 2, 3, 4. तो आपने ये पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन द सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. सेल्स जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, है ना. एक होती हैं प्रोकैरियोटिक, जिसमें जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब कि लेस डेवलप्ड होता है, जिसमें न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता है. और दूसरी जो सेल होती है उसको आप लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक, है ना. यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन सेल्स में. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी का. ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. यू बैक्टीरिया में आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं सारे प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, प्रोटोजोआ, अमीबा, है ना. जितने भी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को अगर आप निकाल दें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है. ठीक है, तो जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंप्लीट न्यूक्लियस होगा, उसको आप यूकैरियोटिक सेल बोलते हो. और जिसमें प्रिमिटिव यानी कि लेस डेवलप्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है, न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता है, उसको आप क्या बोलते हो? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हो. तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 2 टाइप की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू सेल? इसमें से कौन सी सेल जो है वो ट्रू नहीं है? किसको हम ट्रू नहीं कहेंगे? बैक्टीरियल सेल को, अमीबा में जो सेल होती है उसको, या एनिमल सेल को, या फिर वायरस को. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वायरस. ठीक है, वायरस में जो होती है वो कंप्लीट ट्रू सेल नहीं होती है, उसमें सिर्फ प्रोटीन का एक कवरिंग होता है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट्स ऑल. तो कंप्लीट कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है वायरस के अंदर, सेल कंप्लीट नहीं होती है, सेल होती ही नहीं है. ठीक है, तो वायरस को हम ट्रू सेल नहीं बोलेंगे. बाकी बैक्टीरिया में, अमीबा में, एनिमल सेल, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास ट्रू सेल होती है, इनकी सेल्स ट्रू सेल्स की कैटेगरी में आती हैं. बट वायरस जो होता है ये ट्रू सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, इसीलिए, और ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक, इसको हम कनेक्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोलते हैं. ये भी आप याद रखेंगे कि which organism is called as connecting link between living and non living. तो क्योंकि ये दोनों ही तरीके से बिहेव करता है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही तरीके से, तो आप इसलिए याद रखेंगे कि वायरस जो है वो एक ट्रू सेल नहीं है, उसके पास ट्रू सेल नहीं होती, एज वेल एज ये कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग की तरह. ठीक है, दोनों को जोड़ता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज ब्रांच्ड, इसमें से कौन सी सेल जो होती है वो ब्रांच्ड होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ओवम, आरबीसी, फैट सेल, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, राइट। ये हमारे ब्लड में होती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का रेड पिगमेंट होता है, इसी की वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो रेड दिखाई देता है। फैट सेल जो एडिपोज टिश्यू में जो सेल पाई जाती है इनको हम बोलते हैं फैट सेल, या इनको हम एडिपोसाइट भी बोलते हैं। ओवम जो होता है ये एग होता है, एग सेल भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ऑस्टियोसाइट क्या है, बोन सेल, ये हमारी बोन में पाई जाने वाली सेल है। तो इसमें से कौन सी जो सेल है वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये देखिए ओवम भी ये सिंपल राउंडेड होती है, आरबीसी भी, फैट भी, मगर ये ऑस्टियोसाइट जो होती है वो इस तरीके से ब्रांच्ड होती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें ब्रांचिंग्स होती हैं ऑस्टियोसाइट में, यानी कि बोन सेल में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो ऑस्टियोसाइट है यानी कि बोन में पाए जाने वाली सेल है दैट इज़ ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड होती है। बाकी ओवम, आरबीसी और फैट सेल क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल्स टेक प्लेस इन, प्लाज्मोलिसिस जो होती है वो कौन से सोल्यूशन में देखने को मिलती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोलिसिस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, किसी सेल का साइटोप्लाज्म क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो कैसे श्रिंक होगा साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म के अंदर का पानी जो है, जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड आउटसाइड। ओके, सो कौन से सोल्यूशन में रखने पर जो सेल का जो वाटर है वो मूव आउट हो जाता है, बाहर रिमूव होने लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर का कंटेंट कम होता है इन कंपैरिजन टू द सेल, सेल के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है। तो इस वजह से जो वाटर है इट स्टार्ट्स टू लीव फ्रॉम सेल टूवर्ड्स आउटसाइड, ये सेल को छोड़कर बाहर पानी जो होता है वो लीव करने लगता है, बाहर आने लगता है। और इस वाटर कंटेंट बाहर निकलने की वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो श्रिंक होने लगता है, और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये फिनोमेनन आपको देखने को मिलता है प्लांट सेल में, है ना, प्लांट सेल में ये आपको देखने को मिलता है, एनिमल सेल में प्लाज्मोलिसिस नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, एक्टिव सेगमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, आरएनए, जीन्स, जेनेटिक मटेरियल। तो आप जानते हैं कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए का जो पार्ट फंक्शनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन्स, जीन्स बोलते हैं। और ये जीन्स ही जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट सेल टू द न्यू डॉटर सेल। ओके, सो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए is called as genes. Next question is fluid present between cell membrane and nuclear membrane. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाले फ्लूइड को हम क्या कहते हैं। तो आप जानते हो कि ये सेल है, सेल की ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। और जो न्यूक्लियस होता है उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बीच में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस, इस स्पेस में पाए जाने वाले फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेंट्रोसोम।
तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कीप दिस इन योर माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर जितना भी इसके अंदर लिविंग स्ट्रक्चर है, लिविंग मटेरियल है, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, उन सारे लिविंग मैटर को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये वर्ड जो था, टर्म जो था प्रोटोप्लाज्म टर्म, ये टर्म दिया था पुरकिंजे ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड? इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो है हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल में बोलते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है ये कौन से ऑर्गेनेल के हेल्प से बनाया जाता है? ये गोल्गी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी। ER का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है? तो आपको पता होना चाहिए दिस इज़ द गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस जो है ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? कौन से सेल ऑर्गेनेल को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्यूल, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है लाइसोसोम्स को। ठीक है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो जब ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाती है तो सारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो पूरी सेल में स्प्रेड आउट हो जाता है और ये एंजाइम अपनी ही सेल को क्या कर देता है? डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। तो इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस। जब कोई सेल अपने ही सेल ऑर्गेनेल की वजह से मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। और ये ऑटोलाइसिस किसकी हेल्प से हो रहा है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम अपनी ही सेल को खुद को ही मार ले रहा है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ ATP टेक्स प्लेस इन अ सेल? किसी सेल के अंदर ATP का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो ATP क्या है? ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो है सेल के अंदर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं और सेल को प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये जो ATP का फॉर्मेशन है, एनर्जी का जो फॉर्मेशन है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पावर है, एनर्जी है, ATP है, वो कहाँ पे बनती है? कौन से ऑर्गेनेल में? तो याद करिए किस ऑर्गेनेल को आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे? तो आप बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो। इसी के अंदर एनर्जी करेंसी यानी कि ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज रिफर्ड एज? वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? आप जानते हैं कि सेल के अंदर
एक सिंगल मेम्ब्रेनस वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल। और ये वैक्यूल जो है इसकी जो मेम्ब्रेन है, दिस सिंगल एक ही मेम्ब्रेन होती है इसमें। तो ये जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज it is called as tonoplast. membrane of vacuole is called as tonoplast. ठीक है, अब और इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये प्लाज्मा लेमा है, ठीक है, प्लाज्मा लेमा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ये तीनों एक ही चीज़ होती है। कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। तो ये आप याद रखिएगा कि प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री और कवरिंग ऑफ द सेल। और टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, ये जो वैक्यूल है इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल नहीं होती है। ल्यूकोप्लास्ट आप जानते हैं कि ये एक टाइप का प्लास्टिड है। ठीक है, प्लास्टिड है जो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज़ नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल। कौन सा ऑर्गेनेल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल। किसी भी प्लांट सेल में जो है वो सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम तो प्लांट सेल के अंदर होगा, प्लास्टिड भी होगा और वैक्यूल तो होता ही है। तो प्लांट सेल के अंदर जो होता है वो सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। याद रखेंगे, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। और आप ये भी याद रखिएगा कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। बाकी लाइसोसोम, वैक्यूल ये दोनों ही सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन प्लांट्स। कौन सा प्लास्टिड प्लांट बॉडी को कलर देता है। ठीक है, ग्रीन कलर के अलावा। ग्रीन कलर कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट देता है। आप जानते हैं ग्रीन कलर प्लांट का क्यों होता है, क्योंकि प्लांट में क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का, और वो कहाँ पाया जाता है, कौन से प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ग्रीन कलर के अलावा जो बाकी सारे कलर आप देखते हो कि कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, ठीक है, लीव्स कभी कभी डिफरेंट ग्रीन के अलावा दूसरे कलर में होती हैं, तो ये कौन से प्लास्टिड की वजह से होता है। तो आप याद रखेंगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है, आप जानते हैं प्लास्टिड तीन तरीके की होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट से क्या मिलेगा, ग्रीन कलर मिलेगा, ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट से ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर्स मिलेंगे, अदर कलर्स मिलेंगे। ठीक है, अदर कलर मिलेंगे। और ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये क्या करता है, सिर्फ एक्सेस फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है प्लांट सेल में। ठीक है, so this was the last question of this video. I think it will be helpful for your upcoming examination and I hope कि आप लोग इससे benefit होंगे, आपको फ़ायदा होगा। and I really hope कि you will remember all these explanation and it will help you in your examination. Okay, so thank you everyone, have a nice day.